अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बिलाल ज़फ़र। आप देख रहे हैं हमारा कनाडा। कैसे हैं आप लोग? आज की वीडियो में मैं ख़ुलासा करूंगा अपने ख़यालात का इस बारे में कि पाकिस्तान में एक अच्छा भला खाता पीता लाइफस्टाइल छोड़ के जो कनाडा में हमने स्क्रैच से ज़िंदगी शुरू की है एज़ परमानेंट रेजिडेंट्स ऑफ कनाडा। साल 2023 के फरवरी में मैंने अपनी बीवी और दो बच्चियों के साथ, जिनमें से बड़ी बच्ची 4 साल की और छोटी 1 साल की है, तो क्या मैं समझता हूँ अब 4 महीने बिताने के बाद कनाडा में कि मैंने ये कदम ठीक उठाया या नहीं। क्या मैं पाकिस्तान में ज़्यादा खुश था या मैं कनाडा में ज़्यादा अकम्पलिश्ड या खुश महसूस करता हूँ। अम, मेरी आज की वीडियो अगर आप देखेंगे ना तो आपको बहुत सी बातें समझ आएंगी, ख़ास तौर पे अगर आप कनाडा आने का इरादा रखते हैं अपनी फैमिली के साथ मुस्तकिल रिहायशी बनकर, यानी परमानेंट रेजिडेंस वीज़ा पर। तो इसलिए वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाइएगा, पूरा एंड तक सुनिएगा ताकि आपको पूरी बात अच्छे तरीके से समझ आए। और सबसे पहले इस वीडियो को मेहरबानी करके एक थम्स अप दे दें, और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो गुजारिश है कि सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको बिल्कुल दिल की बातें बताऊंगा और बिल्कुल सच सच बताऊंगा। सबसे पहले तो मवाजना करने से आपको मेरा बैकग्राउंड पता होना चाहिए ताकि आप जान सकें कि मैं अगर मवाजना कर रहा हूं तो किस चीज़ का किसके साथ कर रहा हूं। एंड यू शुड नो दैट आई एम कंपेयरिंग एप्पल्स टू एप्पल्स एंड नॉट एप्पल्स टू ऑरेंजेस। पाकिस्तान में मैं एक बहुत खुशहाल लाइफस्टाइल गुजार रहा था। ये जो मेरा चैनल आप देख रहे हैं, हमारा कनाडा, पाकिस्तान में मैं बिलाल ज़फ़र शो को चला रहा था। वो मेरा एक यूट्यूब चैनल है जिस पर मेरे अब करीब 2.25 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। मेरे पास इवन सिल्वर बटन भी है। और उस चैनल के तवज्जुद से मैंने बहुत से बिजनेसेस किए, इंक्लूडिंग कंस्ट्रक्शन प्रोडक्ट्स की सेल, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स की सेल, वाटर प्रूफिंग मटेरियल्स की सेल, लैंड की परचेज एंड सेल, घरों की सेल परचेज, बहुत सी चीज़ें मेरे चैनल के थ्रू हुई। उसके अलावा मैंने कुछ बिजनेस जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस थी उनको ये मौका दिया कि मेरे चैनल पर वो अपनी एडवर्टिजमेंट्स करें, मतलब उनकी जा जाकर मैंने वीडियोस बनाई और उनको मैंने चार्ज किया। और उसके अलावा यूट्यूब से अलग से पैसे आते थे। खाली यही नहीं, मज़ीद कुछ ऑनलाइन सोर्सेज ऑफ इनकम थे। और मैं घर बैठे माशाल्लाह इतने पैसे बना रहा था कि पाकिस्तान के कॉस्ट ऑफ लिविंग के हिसाब से, हालांकि बहुत महंगाई हो चुकी है पाकिस्तान में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक बहुत ही अच्छा लाइफस्टाइल गुजारा है। यहाँ पर मैं कोई किसी किस्म की शेखी नहीं बिगाड़ रहा, सिर्फ आपको मैं एक फैक्ट बता रहा हूँ। क्योंकि हम ये सोचते हैं कि कनाडा सिर्फ वो लोग आना पसंद करते हैं जो अपने मुल्क में बिल्कुल ओप्रेस्ड होते हैं या इकोनॉमिकली अनप्रिविलेज्ड होते हैं, या उनके पास उनसे कुछ बन नहीं पड़ रहा होता, इस वजह से वो कनाडा आते हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं है। मैं और मेरे जैसे बहुत से फैमिलीज ऐसी हैं जो अपने अपने मुल्कों में, पाकिस्तान हो या इंडिया, बहुत अच्छे खाते पीते घरानों से सब कुछ छोड़ छाड़ कर कनाडा आते हैं। और ये मैं आपको बताऊं कि कनाडा आने से पहले एक बार ऐसा इत्तेफाक हुआ था, एक फैमिली को हम मिलने गए थे। वो रहते थे अबू धाबी टावर्स में, इस्लामाबाद में, बड़े पोश एरिया में। एक टावर में उनका खुद का फ्लैट था और काफ़ी बड़ा फ्लैट था, काफ़ी लग्जूरियस वो बिल्डिंग थी। उनका हमें उनसे जब मिलने गए तो उन्होंने हमसे शेयर किया कि वो अब कनाडा जा रहे हैं। मैंने कहा कि इस फ्लैट के होते हुए, इस जगह पर रहते हुए भी इस बंदे को इधर से कनाडा मूव करने की पड़ी हुई है, तो आखिर ऐसा क्या है? मैंने पूछा कि वहाँ पर आपकी जॉब हो गई है? तो कहते हैं वो भाई के नहीं। तो मैंने कहा कुछ सोचा कि क्या बनेगा? कहते हैं ये तो यही तो पता नहीं चल रहा क्या बनेगा। लेकिन मैंने देखा कि वो एक छोटी सी फैमिली जिनकी 2 बच्चियां थी, बिल्कुल मेरे जैसी फैमिली थी और हम मेरे ही हम उम्र किस्म की वो फैमिली थी। तो उनको उस जगह पर उनका खुद का फ्लैट था, उनका रियल एस्टेट का बिजनेस था, वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर कनाडा आ रहे थे। और मैं एक बात मानता हूँ कि मैं काफ़ी लोगों के मुकाबले में, समझ लें कि एक जिसको कहते हैं कि इतना ज़्यादा मैंने कवे नहीं खाए हुए या इतना मैं तेज़ बंदा नहीं हूँ। मेरे निस्बत लोग बहुत तेज़ होते हैं, उन्होंने बहुत घाट घाट का पानी पिया होता है और अच्छे से रिसर्च की हुई होती है। और ऐसे मैंने बहुत से लोगों को देखा है। तो
मैंने देखा जब इतना अच्छा फ्लरिशिंग बिज़नेस है इसका, इतनी अच्छी जगह पे इसका खुद का घर है एंड डेफ़िनेटली इस्लामाबाद के इस इलाके में जो काफ़ी पॉश किस्म का दिखता है, अबू धाबी टावर्स आप देखिएगा इस्लामाबाद में कहाँ है। वो बंदा वहाँ से छोड़-छाड़ के सब कुछ कनाडा में स्क्रैच से लाइफ़ स्टार्ट करने जा रहा है, तो कुछ तो है कनाडा में। उस वक़्त मैंने भी अपनी एप्लीकेशन लॉन्च की हुई थी पीआर के लिए, और बहुत से लोग मेरे से कमेंट्स में पूछते रहते हैं, बिलाल भाई आपने प्रोसेस ये कैसे किया था? तो मैंने इसका खुलासा अपनी एक पिछली वीडियो में किया है। सबसे पहली वीडियो मैंने अंग्रेज़ी में बनाई थी इस चैनल में, उसमें मैंने पूरा प्रोसेस विद टाइमलाइन बताया, उसका लिंक मैं एंड स्क्रीन में दे दूँगा, देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि वो वीडियो मैं उर्दू में बनाऊँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए, तो नीचे कमेंट कीजिएगा, बिलाल भाई अपने पीआर प्रोसेस की पूरी वीडियो हमें उर्दू में बनाकर दिखाएँ, तो मैं आपके लिए बना दूँगा। तो कहने का मकसद ये है कि उस बंदे को देखकर मुझे कुछ अंदर से हुआ कि यार ऐसा क्या है कि इतने तेज़ लोग और इतने वेल एस्टैब्लिश्ड लोग अपने मुल्कों में से छोड़ के कनाडा क्यों जाते हैं? मीनवाइल मैंने भी एप्लीकेशन लॉन्च की हुई थी, लेकिन वो कहीं हवा में थी, कुछ पता नहीं था कि क्या बनेगा, क्योंकि 2018 में लॉन्च की थी और ये जो बात आपको मैं बता रहा हूँ ये 2021 के एंड की है। मतलब 3 साल ऑलमोस्ट गुज़र चुके हुए थे और अभी तक एप्लीकेशन का कुछ बना नहीं था, कोई जल्दी रिस्पॉन्स आ नहीं रही थी सीआईसी की तरफ से, मतलब सिटीज़नशिप एंड इमिग्रेशन कनाडा की तरफ से। तो लेकिन मुझे था कि अच्छा ऐसा होता है कि लोग जाते हैं। तो मीनवाइल फिर प्रोसेस भी स्टार्ट हो गया 2022 में, सीआईसी की तरफ से भी कुछ पेशरफ्त हुई, हमारे मेडिकल्स के लिए कहा गया, फिर पासपोर्ट के लिए कहा गया, फिर बच्चियों के पासपोर्ट सबमिट करने के लिए, फिर वीज़ा स्टैंपिंग के लिए, तो फिर चीज़ें होती दिखाई दे रही थी। अब वो मरहला था, यार सारा प्रोसेस हो गया, हम पाकिस्तान में अच्छे भले सेटल्ड हैं, हम कनाडा जाएँ या ना जाएँ? क्योंकि पाकिस्तान में वी हैड अ लॉट ऑफ थिंग्स टू लूज़। लीविंग पाकिस्तान मेंट लीविंग ऑल आवर क्लाइंटेल दैट वाज देयर। क्लाइंटेल मींस कि जितने लोग मेरे नेटवर्क में थे, जिनके साथ मैं बिजनेसेस कर रहा था, या जो इन्वेंट्री थी, वो जो सारा सेटअप था जिसके थ्रू वो प्रोडक्ट्स या वो मटेरियल्स बनते थे और वो क्लाइंट्स के पास पहुंचते थे, उन सबको छोड़ देना। क्योंकि जो चीज़ आप अपने होते हुए कर पाते हो और वो कितने अच्छे तरीके से होती है, वो आप अगर वहाँ पर नहीं हो तो वो नहीं हो पाती। क्योंकि मेरी सारी क्लाइंटेल वो पाकिस्तान में था, मेरी सारी जितने भी नेटवर्क था, वो सब इन्वेंट्री, वो सब क्लाइंट्स सब पाकिस्तान में थे। तो उनको छोड़-छाड़ कर कनाडा आना मेंट फॉर मी कि उस सारे बिज़नेस को, एक एम्पायर जो मैंने बिलाल सफ़र शो के थ्रू फ्रॉम स्क्रैच एस्टेब्लिश किया था, उसको छोड़ देना और कनाडा में एक नई ज़िंदगी का एक आगाज़ लेने के लिए एक जुआ का सा खेलना, ऐसा था मेरे लिए। ऑन द अदर हैंड अपना खुद का घर वहाँ पर छोड़ना, अपनी गाड़ी बेच देना, और इन सारी चीज़ों से इम्पोर्टेंट अपने माँ-बाप, अपने सास-ससुर, बहन-भाई, जितने भी रिलेटिव्स हैं या दोस्त हैं, उन सब से ऑब्वियसली इंसान बहुत फिज़िकली डिस्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये एक सात समंदर पार वाला सीन है। तो आपको बड़ा रियलिस्टिकली देखना पड़ेगा इस सारे सिनेरियो को कि अगर पीआर मिल भी जाती है या कनाडा आने का मौका मिल भी जाता है, तो इज़ इट worth availing for you, the kind of person you are, the kind of unique circumstances you are in your life, and the kind of background you come from? क्या अगर आपको शुरू में दिक्कत में से गुजरना पड़े जैसे हम गुजरे हैं या अब भी काफ़ी हद तक गुजर रहे हैं, आर यू मेंटली, फिजिकली एंड इमोशनली एंड फाइनेंशियली मोस्ट इम्पोर्टेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट, या आप सिर्फ एक फ्लो में बहते हुए कनाडा पहुंच जाना चाहते हैं? ये बड़ा सोच के फैसला कीजिएगा। खैर हमारे केस में मैंने उस वक़्त रिसर्च करनी शुरू की, मुझे पता चला अच्छा कनाडा में आने के लिए लोग ना सिर्फ़ ख्वाहिशमंद होते हैं, बल्कि एक्चुअली जो यहाँ पर आ जाते हैं उनके बड़े पॉजिटिव रिव्यूज़ हैं। कनाडा में द डार्क साइड ऑफ कनाडा या कनाडा के नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में आपको बहुत सी वीडियोज़ मिलेंगी, लेकिन ज़्यादातर में सिर्फ ट्रैश ही है, लाइक यहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा है या होम सिकनेस होती है। मैं समझता हूँ अगर आप डिटर्मिन्ड हैं या आप में वो बात है, एक फुर्ती है, जवानी है, एक कुव्वत है, जोश है, जज़्बा है अपने आप को कहीं आगे लेकर जाने का या एक और किस्म की एनवायरनमेंट में अपने आप को ग्रो करने का, तो ये चीज़ें बिल्कुल ही सुपरफिशियल सी होती हैं। दे डोंट इवन मैटर कि अगर कहीं पर सर्दी ज़्यादा है, क्योंकि हर चीज़ का तोड़ है। अगर होम सिकनेस है तो इंसान इतना इमोशनली स्टेबल होना चाहिए कि उससे डील करके, उसको ओवरकम करके आगे बढ़े, अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर करे। अब पाकिस्तान से कनाडा आना सबसे पहले एक ऐसे था जैसे एक गेम होती है ना, जैसे नीड फॉर स्पीड है, उसमें डिफरेंट एक लेवल, जैसे अब नीड फॉर स्पीड में एक लेवल है जिसमें आप सहरा में गाड़ियाँ चला रहे हैं,
और एक फिर नेक्स्ट लेवल आता है जिसमें आप एक बर्फानी इलाके में गाड़ियाँ चला रहे हैं। तो फॉर अस कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान टू कनाडा इन एवरी वे मेंट अ चेंज ऑफ थीम, एक डिफरेंट इन्वायरमेंट, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़, जहाँ पर वो सारी चीज़ें जो जिनके हिसाब से हम अपने आप को परखते थे या जो हमने लर्न की थी, उनमें से काफ़ी हमें अनलर्न करनी पड़ रही हैं यहाँ पर इन ऑर्डर टू ग्रो, इंटीग्रेट इनटू एंड प्रॉस्पर इन दिस एनवायरनमेंट एंड सोसाइटी। लेकिन इसके अपने बड़े बेनिफिट्स हैं। अब यहाँ पर जब हम आए तो सबसे ज़्यादा जो मुश्किल दिन था अब तक के इस 4 मंथ्स की जर्नी में, वो जो सबसे ज़्यादा मुश्किल दिन था वो पहला दिन था। जब हम पीआईए में 14 घंटे का सफ़र करके पाकिस्तान से कनाडा आए, हमारे पास 2 बच्चियाँ थीं और हमने ऑब्वियसली इकोनॉमी सीट्स करवाई हुई थी। उन बच्चियों को 14 घंटे के लिए सँभालना, और जब हम पहुँच गए कनाडा, उस वक़्त अपने लगेज समेत अपने आप को थकन से चूर उठाकर, घसीट कर मैनेज करते हुए अपने घर तक पहुंचना, वो सबसे मुश्किल काम था। क्योंकि उस वक्त जब हम कनाडा पहुंच गए तो हमें बहुत से मराहिल में से गुजरना था। ऐसा नहीं था कि अब जहाज़ से उतरे और पड़क से हम एयरपोर्ट से बाहर आ गए और अब हम वी आर गुड टू गो। जिधर भी हमने एयरबीएनबी करवाया है या हमने होटल में जाकर रहना है या हमने अपने कोई अकोमोडेशन देख रखी है जिसका लीज कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, उसमें जाना है, इट वॉज नॉट लाइक दैट। हम पहुंचे, सबसे पहले जो डिफ़िकल्ट तरीन मरहला था वो था जिधर आपकी स्टैंपिंग होती है आपकी सीओपीआर डॉक्यूमेंट पे। सीओपीआर होता है कन्फर्मेशन ऑफ परमानेंट रेजिडेंस डॉक्यूमेंट। जब उसके ऊपर ऑफिशियल स्टैंप लगा देता ना, फिर आप ऑफिशियली कनाडा के पीआर बन जाते हैं। फिर बस वो कार्ड आपको मौसूल होना बाकी होता है आपके एड्रेस पर। जब हम उस मरहले में से गुजर रहे थे ना, तो वो जो गोरी थी ऑफिशियल, वो हमें कहती है मतलब हिना और बच्चियां तो थकन से चूर थी, वो तो पीछे बेंचेस पर बैठी हुई थी। मैं सामने गया और मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाए। डॉक्यूमेंट्स देखकर वो कहती है कि नहीं। उस वक्त मेरा दिल डूब रहा था। जैसे मैंने कहा, मैं इतना बड़ा स्टेप लेकर आया हूँ, मैं किधर 7 समंदर पार से उठ के कनाडा आया हूँ, और अब ये मुझे बोल रही है कि मतलब कि देयर इज सम इफ और अ बट। फॉर मी इमोशनली it was traumatizing to have the space of an if or a but at that time कि उसको स्टैम्प होना है या नहीं होना। व्हाट डू यू मीन, अगर अगर नहीं होना स्टैम्प तो क्या हम अब वापस जाएंगे? तो वो ये था सीन कि मैंने तो सारा प्रोसेस खुद ही किया, मैंने कोई इसमें कंसल्टेंट भी इन्वॉल्व नहीं किया। तो मैंने सारा प्रोसेस खुद किया। तो एंड तक मुझे एक शक की गुंजाइश थी कि क्या मैंने सही किया है। ऐसा ना हो कि एंड पे आके इधर पहुंच के भी कोई ऐसा मुझे जो है पता चले, जैसे वो लूडो में सांप और सीढ़ी का खेल नहीं होता, ऐसे एंड पे पहुंचते पहुंचते कोई सांप लड़े और मैं धड़ाम से नीचे उधर आऊं जिधर मतलब जीरो से भी पीछे जाकर खड़ा हो जाऊं। तो वो कुछ ऐसा था कि ऑनलाइन जो स्टेटस था मेरे एप्लीकेशन का, समहाउ वो अपडेट नहीं हुआ था या इस किस्म का कोई टेक्निकल ग्लिच था। लेकिन वो जो आधे से पौने घंटे का एक टाइम था जिसमें हम थकन से चूर उस जगह पर बैठे हुए थे, इंतज़ार कर रहे थे। उस गोरी ने कहा था आप अभी जाकर बैठ जाए तो मैं आपको बुलाती हूँ। उसमें 100 तरह के ख्याल मेरे जहन में से घूम रहे थे कि अब क्या होगा, इज़ देयर अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ नो एज वेल। बिल आखिर बड़ी हिम्मत जुटा के पौने घंटे बाद मैं गया, क्योंकि अब सब्र का भी पैमाना लबरेज हो रहा था। मैंने पूछा कि आप हमें बताएंगे क्या है। वो कहती है कि ठीक है, मैंने पता किया है बैक एंड पे, देयर इज सम स्टेटस दैट नीड्स टू बी अपडेटेड काइंड ऑफ थिंग। उन्होंने स्टैम्प कर दिया और तब मेरी जान में जान आई। चलो हम पहुंचे तो सही, लेकिन दैट वाज जस्ट द फर्स्ट हर्डल दैट हैड बीन ओवर एट दैट टाइम। उस वक्त हमें जैसे ही स्टैम्प लगा, उसके हम थोड़ा आगे गए तो फिर हमें वो कुछ वेलकम पेपर्स दिए गए और हमें कुछ हिदायत दी गई इंग्लिश में भी उर्दू में भी कि अगर आप नए आ रहे हैं कनाडा में तो ये चीज़ें कीजिएगा। सर्विस कनाडा आपने जाना है, आपने सर्विस ओंटारियो जाना है, इधर से आपने अपना सोशल इंश्योरेंस नंबर बनवाना है, बैंक अकाउंट खुलवाना है, कुछ ज़रूरी हिदायत। और नए लोगों को कनाडा में आके इंटीग्रेट करने के लिए भी किस इदारे के पास जाना है आपने ओंटारियो में, वो तक सारी चीज़ें उसमें मालूमात दी हुई थी। कुछ पैम्फलेट्स 2-3 हमें पकड़ाए गए। वो लेके अब जो मेरा सामान था, मेरा इतना सामान था जिसकी हद नहीं। अब तो मेरे ज़हन से भी निकल गया कितने किलो लाना होता है, लेकिन जितने किलो लाना होता है ना, समझ लें उससे कम से कम मैं कोई 30 से 35 किलो ऊपर सामान लाया हुआ था। और सामान में क्या था, मैक्सिमम
अपने हम कपड़े लाए हुए थे पाकिस्तान से, क्योंकि सुन रखा था यहाँ पे पाकिस्तानी ब्रांडेड कपड़े बहुत महंगे मिलते हैं, तो भर भर के अब ऑब्वियसली इतने महंगे हमने कपड़े खरीदे हुए थे, खास तौर पे हिना के ब्रांडेड सूट्स, वो सारे हम वो जितने हिना ला सकती थी अपने साथ लेकर आई। और क्योंकि मेंशनिंग देम इज स्पेशली इंपॉर्टेंट बिकॉज दे कंज्यूम्ड द बल्क ऑफ द वॉल्यूम जो हमारे बैग्स में था। और उसके अलावा जो चीज़ हमसे बन पड़ी थी हम अपने साथ लेकर आए थे, क्योंकि दिस वाज वन चांस फॉर अस, एंड अब हमें लगता है कि इट वाज टोटली वर्थ इट, क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ सोने के भाव मिलती है। मतलब एक बेल्ट भी है ना जो पाकिस्तान में आपको 600 रुपये की मिल जाएगी, वो बेल्ट आपको यहाँ पर 6,000 रुपये की मिलेगी। अगर एक दवाई है, आपको पता है कि आप नॉर्मली आपकी जिस्म आपको किस किस्म की बीमारियां या कंडीशंस होती हैं, कभी आपका गला, जैसे मैं अपनी बात करूं तो सर्दियों में या बदलते मौसम में खास तौर पे मेरा गला खराब होता है, मैं अपने साथ ऑगमेंटिन लेकर आया था। अब ऑगमेंटिन अगर ना लूँ तो यहाँ पर अगर मैं टाइलेनॉल लूँ तो वो मुझे तकरीबन पाकिस्तानी रुपयों के हिसाब से समझ लें कि 4,000 रुपये की पड़ रही है, और वहाँ पर मेरा काम 500 में हो गया था। तो हम अपने साथ जो चीज़ें लाए, हम समझते हैं कि बड़ा अच्छा किया, क्योंकि यहाँ पर शुरू में बहुत पैसे निकलते हैं और न्यू इमिग्रेंट्स के लिए वो बहुत मैटर करता है। खैर, जब हम स्टैंप लगवा कर वहाँ से बाहर निकले, फिर उसके बाद अगला मरहला था जहाँ पर हमें गुड्स टू फॉलो लिस्ट डिक्लेयर करनी थी। और बाहर निकलते ही एक बंदा वहाँ पर आ गया, बड़ा कट्टा किस्म का, शायद किसी मिडिल ईस्ट कंट्री से था वो, लेकिन कैनेडियन था। वो कहता है कि आई विल हेल्प यू। मैंने कहा वाह भाई वो मेरी हेल्प करना चाह रहा है। कहता है कि आई विल चार्ज जस्ट $50 फॉर इट। ओ माई गुडनेस। मैंने कहा नहीं, मैं खुद कोशिश करता हूँ। बड़ी मुश्किलों से अपने सारे बैग्स उठा के मैंने ट्रॉली में रखे, वो लेके जा रहा, तो फिर वो धड़ाम से सारे बैग्स गिर गए, और एक ड्रामा, एक सीन क्रिएट किया हुआ था मैंने पूरे उसमें एयरपोर्ट पे। मतलब सब लोग मुड़ मुड़ के देख रहे हैं, भाई इतना सामान ये बंदा कैसे लेके आ गया। लेकिन वो सारा सामान फिर मैंने उठाया, रखा। आप सोचे 14 घंटे से तो हम सफ़र करके आ रहे थे, उससे मज़ीद 14 घंटे पहले से हम लोग जागे हुए थे, क्योंकि लास्ट डे ऑफ पैकिंग इज़ वेरी वेरी हेक्टिक। तो तकरीबन 2 दिन से मैं सोया हुआ नहीं था, उस पर वो बार बार सामान गिरे जा रहा था, उस सारे को मैं उठा उठा कर एक दूसरे के ऊपर वो एक पाइल बनाकर मैं लेके जा रहा था। और हिना अलग निढाल, बच्चियां अलग, जीनिया ने चीखें छोड़ी हुई, और जोहा अलग बिल्कुल बेसुध हो रही, मतलब कि थक्कन से चूर थे और हम बेहोश होने को थे ऑलमोस्ट। फिर वहाँ पर हर स्टेज पर जितना टाइम लग रहा था, कम से कम घंटे से 1.5 घंटा हमें हर लेवल पर लग रहा था, चाहे गुड्स टू फॉलो लिस्ट में, चाहे हमें जो शुरू की स्टैंपिंग में। करते करते तकरीबन हम 3.5 घंटे, जहाज से उतरने के तकरीबन 3.5 घंटे बाद हम एयरपोर्ट से बाहर निकले, और टोरंटो की ठंडी ठार ठाठे मारती हुई सर्दी हमारे गालों पर ऐसे थपेड़े मारे उसने और जगा के रख दिया। खैर, वहाँ पर हमारे एक अंकल आए हुए थे, एक बहुत ही, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे। वो लोग दे हैड बीन वेटिंग फॉर अस फॉर 3.5 hours ओवर देयर, क्योंकि उनको हमने कहा हुआ था कि जैसे ही हम पहुंच जाएंगे, लैंड करेंगे, हम आपको बताएंगे। तो वो टोरंटो में ही रहते हैं, तो वो अपनी गाड़ी लाए हुए थे, क्योंकि उनकी गाड़ी में हमने प्लान किया हुआ था कि सारा सामान, उनकी बड़ी सी गाड़ी है तो उसमें सामान रख के हम लोग पहुंचेंगे। वो लोग 3.5 घंटे से हमारा इंतज़ार कर रहे थे। आप सोचें, कोई करता है किसी का इंतज़ार, लेकिन उन्होंने हमारे लिए इतना इंतज़ार किया, और फिर वो हमें अपनी गाड़ी में बिठा के हमें अपनी इस बेसमेंट तक लाए। हालांकि कहाँ टोरंटो और कहाँ वो जगह जिधर हम रहते हैं, ऑलमोस्ट 1 घंटा लगा ड्राइव करते हुए भी उनको। तो वो बहुत ही बड़ी चीज़ थी हमारे लिए, और सारी ज़िंदगी उनका बड़ा मकाम रहेगा हमारे दिल में, क्योंकि जो बंदा मुश्किल के वक्त आपका काम आए ना, वो बहुत सारी ज़िंदगी के लिए याद रहता है। खैर, तो इधर आए तो हम लोग ना, बस मैं बता नहीं सकता कि हमारी क्या इमोशनल कैफियत थी उस वक्त, जब हम द फर्स्ट नाइट ऑफ लैंडिंग इन कनाडा एंड कमिंग टू दिस बेसमेंट। जब हमारे पास सिर्फ एक बेड जो पहले से हमारे दोस्तों ने लगा रखा था, उसके ऊपर एक मैट्रेस था, और एक ज़मीन पर अलग से मैट्रेस था सिंगल। हमें कोई परवाह नहीं थी कि वेदर दैट इज़ कंफर्टेबल और नॉट, या पूरा घर बाकी खाली है या क्या है क्या नहीं। हालांकि हमारे जो दोस्त अहबाब हैं जिनके थ्रू हमने ये बेसमेंट लीज पर ली थी, पहले से लेकर रखी हुई थी, मतलब हमारे कनाडा लैंड होने से तकरीबन 1 हफ्ता पहले मैंने लीज कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था इस बेसमेंट का, पिक्चर्स में इसकी देखकर तस्वीरें।
तो उन्होंने काफ़ी जैसे यूटेंसिल्स का इंतज़ाम किया हुआ था, कुछ बेसिक चीज़ें जैसे कुछ तो एक बिरयानी की पूरी एक ट्रे थी और कुछ रेडीमेड खाना उन्होंने मतलब खुद से बना कर रखा हुआ था। चिकन कढ़ाई थी, बिरयानी थी और चाय का सामान रखा हुआ था हमारे लिए, डिस्पोजेबल प्लेट्स, कप्स वगैरह, ताकि एक जो नई फैमिली आती है उसको कुछ मिल जाए शुरू में गुज़ारा करने के लिए। उससे काफ़ी बढ़ के ही उन्होंने हमारे लिए अरेंज कर दिया। तो हम उनके लिए बड़े शुक्रगुज़ार हैं। ख़ैर यहाँ पर जब हम आए तो यहाँ पर हमें इंटरनेट का पासवर्ड ही नहीं पता था, क्योंकि जब हम यहाँ पर लैंड किए तो ऊपर वाले, अब वो दैट वाज़ मिडनाइट और ऊपर वाले सो चुके हुए थे, उनके पास था पासवर्ड। समहाउ उन हमारे दोस्तों को पासवर्ड लेना याद नहीं रहा वक़्त पर। हम चाह रहे थे कि अब बैक होम हम सबको अपडेट करें कि हम पहुंच चुके हैं, लेकिन हम वी हैड टू वेट अंटिल मॉर्निंग जब हमारे पास पासवर्ड आया और फिर हमने इंटरनेट एक्सेस मिली और फिर हमने उनको कांटेक्ट किया। लेकिन बहुत मतलब ऐसे था मेरे लिए जैसे समझ लेंगे सारे दिन ना मैं जैसे वो इजिप्शियन पिरामिड के ऊपर मैं अपने कंधे पर लाद के पत्थर लेकर जाता रहूं, इतना मुश्किल मुझे लग रहा था उस वक्त, वो जैसे मैंने इतनी मुशक्कत की हुई है। खैर जब हम कनाडा पहुंच गए और वो सुबह उठे, फिर हम सो के फ्रेश अप हुए, वो थकन उतरते हुए हमें 2 हफ्ते ऑलमोस्ट लग गए। इस सारे में मतलब वो तो मुश्किल तरीन दिन था ही हमारे लिए, बहुत ही बड़ा सा दिन था वो जो फर्स्ट डे था। लेकिन उसके बाद जो मुश्किलात हमने देखी उसमें एक स्नो शवलिंग थी, क्योंकि मुसलसल बर्फबारी हो रही थी। हम फरवरी के मिड में आए थे और हर रोज़ ऑलमोस्ट बर्फ़बारी हो जाती थी और हमें स्नो शवलिंग करनी पड़ती थी, ख़ास तौर पे अपनी बेसमेंट की जो वॉकआउट बेसमेंट है, तो बाहर की तरफ जो सीढ़ियाँ हैं उस वक्त उसके ऊपर शेड भी नहीं लगा हुआ था, तो वो सारी स्नो उठा उठा के बेल्चों से मुझे करनी पड़ती थी। वो बहुत मुश्किल होता था सीढ़ियों से उठाना, ख़ास तौर पे एक वो डिफ़िकल्टी थी। उसके अलावा फिर ये डिफ़िकल्टी थी कि पैसा पानी की तरह बहे चला जा रहा था। मतलब हम अपने साथ तकरीबन वही $24,733 लाए हुए थे, जो हमसे रिक्वायरमेंट थी गवर्नमेंट की। आते साथ ही हमारे अखराजात शुरू हो गए। मतलब पहले तो 1800 हमने सिक्योरिटी जमा कराई, फिर 1800 अपने इसका बेसमेंट का रेंट जमा कराया, सीधा-सीधा 3600 तो उसी में निकल गया। अब उसके बाद आप देखें तो सारी जो बेसिक चीज़ें सबसे पहले लेनी है, जिसमें कुछ ज़रूरी किचन इक्विपमेंट है, कुछ मशीन्स हैं जैसे ग्राइंडर, क्रशर वगैरह, चॉपर, मिक्सर, टीवी हमने लिया, एयर फ्रायर लिया, फिर हमने मैट्रेस लिया, फिर हमने अपने बैंक अकाउंट्स खुलवाए, उसमें जो सफ़र करना पड़ता था, जो बस के कार्ड्स बनवाए, जो ऊबर हमने शुरू-शुरू में की, जो बच्चों की कार सीट्स लीं। तो पैसा ऐसे निकले चला जा रहा था, क्योंकि जब भी अब इवन अगर पाकिस्तान में भी आप अपने आप को शुरू से एस्टैब्लिश करते हैं ना, तो आपका बहुत पैसा निकलता है। तो कनाडा जैसे मुल्क में तो चीज़ें हैं ही इतनी एक्सपेंसिव, वहाँ पर जब आप शुरू में अपने आप को एस्टैब्लिश कर रहे होते हैं तो बहुत पैसा चाहिए होता है। ऐसे समझ लें कि हमारा विदिन 2 मंथ्स ऑलमोस्ट, अगर मैं सम अप करूँ तो गलत नहीं होगा कहना कि 24,733 में से हमारा 11,000 दिरहम कह रहा हूँ, सॉरी, कैनेडियन डॉलर्स निकल गया हुआ था 2 महीनों में। तो अगर आपके पास टोटल 24 ऑलमोस्ट 25,000 है, उसमें से 11,000 निकल गया है। फिर हम ये देख रहे थे कि अगर हमें जॉब नहीं मिलती, then the money that we are left with is only good to last for another maybe 3 months, 4 months. बच्चों के चाइल्ड बेनिफिट्स के साथ the maximum we could stretch it was for 7 months. 7 महीनों से ऊपर हम नहीं देखते थे कि अगर जॉब हमें ना मिले तो हम यहाँ पर स्टे कर सकते हैं, क्योंकि वापस जाने के लिए भी कम से कम टिकट के पैसे आपको अपने पास रखने हैं। तो वो रखना हम चाहते थे अपने पास। तो हमें सिर्फ ये नज़र आ रहा था अगर जॉब नहीं मिलती तो 7 महीनों का मार्जिन है, इसमें हम अपनी किस्मत आजमाते हैं कनाडा में। लेकिन अल्लाह का करम ऐसा हुआ कि मुझे एक जॉब की बजाय 3-3 जॉब्स मिल गई, जिनमें से 2 मैंने छोड़ी और एक मैंने पकड़ी जो मैं कर रहा हूँ अभी। उसके बारे में भी आपको मैं बताता रहता हूँ डिफरेंट वीडियोज़ में। और इसके अलावा अब एक और जॉब है, लाइन्ड अप है, जो जो इंशाल्लाह सितंबर से शुरू होगी, जिसकी कॉम्पेंसेशन इससे भी कहीं बढ़कर है। तो मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है कि मैं आप लोगों को भी अपडेट करूँ कि अगर कोई चाहता है जॉब सर्च गाइडेंस, या ख़ास तौर पे इसमें रेज़्यूमे आप किस तरह से बनाते हैं, उसका बड़ा ही अहम किरदार है आपकी जॉब सर्च के सक्सेसफुल होने में।
क्योंकि एक तो आपके अंदर स्किल्स हैं, लेकिन जिस तरह से आप उनको वर्ड करते हैं, जिस तरह से आप उनको पोर्ट्रे करते हैं अपने रेज्यूमे में, योर रेज्यूमे इज़ द मेक और ब्रेक टूल फॉर यू इन कनाडा। और मैं आपको ये भी बताऊँ कि इधर मैंने अब तक जितने इंटरव्यूज़ दिए हैं या मैं 3 जॉब्स में हायर हुआ हूँ, किसी एक ने भी आज तक मेरा एक भी एक्सपीरियंस लेटर नहीं देखा। ये मैं बहुत ही बड़ी बात आपको मैं बता रहा हूँ, क्योंकि लोग समझते हैं कि कनाडा में रहते हुए अगर आपने बाहर से कहीं से भी एक्सपीरियंस लिया तो वो बिल्कुल मैटर नहीं करता। कनाडा में जब तक कनाडा का एक्सपीरियंस आपके पास नहीं है, तो आप बिल्कुल ज़ीरो हैं। मैंने इसके बिल्कुल बरअक्स पाया। एक तो यहाँ पर एम्प्लॉयर्स ने या रिक्रूटर्स ने, जो हायरिंग टीम थी, उसने कभी मुझसे मेरे एक्सपीरियंस लेटर्स माँगे ही नहीं। जिससे मुझे ये पता चलता है, अरे मैं तो कुछ भी कह सकता हूँ अपनी रेज़्यूमे में। मैं आपको ये नहीं कह रहा कुछ भी कहें, आप वही लिखें जो आपने किया हुआ है, लेकिन उसको ऐसे पोर्ट्रे करें कि वो उस जॉब की जो हायरिंग टीम है उसको बड़ा रेलेवेंट लगे, उसको लगे कि हाँ, भई ये सही बंदा है। जिस कनाडा में मैंने देखा है, अगर आप अपने आप को पोर्ट्रे सही तरह से कर सकते हैं ना, अगर अगले बंदे को ये यकीन आ गया कि आपका एक्सपीरियंस है या नहीं है, आप में वो बात है कि आप ये चीज़ कर जाओगे, तो आपको जॉब मिल जाती है। और मेरे ख्याल में मेरे अंदर लोग यही चीज़ देख रहे हैं कि भले से इनके मुल्क में मैंने एक्सपीरियंस नहीं लिया हुआ या इनकी स्पेसिफिक फील्ड या उस जॉब में मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन समहाउ जिस तरह से मैं बात करता हूँ जब मुझसे इंटरव्यू करते हैं, तो उसका उन पर ऐसा इम्पैक्ट होता है कि माशाल्लाह मुझे जॉब मिल जाती है। अगर आप लोग भी जॉब सर्च गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो वो भी मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं एक शुरू करूँ उसको। ऑब्वियसली टाइम निकालना मुश्किल होता है, तो उसमें चंद क्राइटेरिया होंगे। खैर, मैं आपके लिए नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। अगर आप लोग मुझे कांटेक्ट करना चाहें विद रिस्पेक्ट टू सीवी बिल्डिंग या इनिशियल जॉब सर्च या इंटरव्यू टिप्स, तो आप मुझे उसके लिए अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन व्हाट्सएप के ऊपर। याद रखिएगा, सिर्फ व्हाट्सएप काम करेगा, उसका आप मुझे कॉल नहीं कर पाएंगे। व्हाट्सएप पर आप मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हैविंग सेड दैट, मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने ये डिसीजन लिया है कनाडा आने का। मेरे अभी इतने पैसे बच नहीं रहे, लेकिन मैं नेगेटिव में भी नहीं जा रहा। और ये एक बहुत बड़ी बात है कि शुरू के 4 महीने में आप इस कंडीशन में हो कि आपके पैसे खर्च नहीं हो रहे, बल्कि आप मैनेज कर पा रहे हैं सारे अपने। मतलब कि आप नेगेटिव में नहीं जा रहे। ये बहुत ही बड़ी बात है, बिकॉज दिस इज़ जस्ट द स्टार्ट। और मैं इधर से अपने आप को बहुत आगे प्रॉस्पर करते हुए देखता हूँ, इकोनॉमिकली, सोशली, हर लिहाज से। और ये मैं समझता हूँ कि पहले ये ऑलमोस्ट आधे घंटे की वीडियो होने आ रही है। ये एक और वीडियो में मैं आपको बता सकता हूँ कि मैं क्यों इतना पॉजिटिव फील कर रहा हूँ कनाडा में आने के बारे में। हालांकि मैं इतनी मुश्किलात में से गुजरा हूँ, और अब भी हमारे पास इवन अभी गाड़ी भी नहीं है, लेकिन स्टिल वाई एम आई सो पॉजिटिव अबाउट ऑल दिस। तो वो मैं एक नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा कि मुझे कनाडा पसंद है तो क्यों पसंद आया है। लेकिन अगर मैं यस और नो में जवाब दूं कि पाकिस्तान में अच्छा भला सेटल था, मुझे कनाडा आना चाहिए था या नहीं, 100%, 100%, 100% मुझे आना चाहिए था। अल्लाह का शुक्र है कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है। इसको मैं बयान नहीं कर सकता जितनी ये अच्छी है। और आप लोग क्या समझते हैं, किसी को मौका मिले उसको आना चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट्स में बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए। आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।